नमस्ते विद्यार्थियों, बगलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार छिपा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। हमने मुद्रास्फीति के बारे में एक सामान्य परिचय लिया था या उसको समझा था, परंतु आज मुद्रास्फीति के कारण पड़ने वाले कि अगर किसी देश में या भारत के निवासी है तो भारत के लिए बोल सकते हैं कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज हम मुद्रास्फीति के विभिन्न कारणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है और लंबा टॉपिक है विद्यार्थियों, तो इस जो विभिन्न कारण है मुद्रास्फीति के, हमने इन कारणों को दो भागों में डिवाइड किया है। इन कारणों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, तो आज हम ये जो कारण है इनको दो भागों में पढ़ेंगे, परंतु इस वीडियो में हम एक ही भाग का अध्ययन कर पाएंगे। अब इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं विद्यार्थियों कि आपने पहले भी 11th-12th में, फर्स्ट ईयर में या अन्य किसी प्रकार की बुक में आपने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा होगा और समझा होगा। या कई विद्यार्थियों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि ये टॉपिक हमारा पहले से ही पढ़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर जो मुद्रास्फीति के कारण थे और यहाँ पर जो मुद्रास्फीति के कारण हैं, इनमें काफ़ी अंतर देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम बड़ी क्लास की तरफ जाते रहते हैं, हम उन्नत होते रहते हैं, उसी तरह या उसी प्रकार हमारा जो कोर्स है उसका टॉपिक का नाम वही रहता है, परंतु अन्वतः उनमें भी विस्तार होता रहता है। क्योंकि सारी चीज़ केवल एक ही क्लास में पढ़ना या पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई टॉपिक जो होता है उसका थोड़ा थोड़ा भाग जो होता है, उसका प्रसार जो होता है, उसका विस्तारीकरण जो होता है, वो अन्य अन्य क्लासों में या बढ़ते हुए क्रम में क्लासों में उसका विस्तार भी कर दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी इस चीज़ को सामान्य रूप से अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रास्फीति के कारण, ये बीए पार्ट सेकेंड, बीए पार्ट सेकेंड उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है या अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं एक बार विद्यार्थियों, मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में हम देखते हैं। मुद्रास्फीति के जो कारण है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका विद्यार्थियों मौद्रिक आय बढ़ने वाले घटक, बढ़ाने वाले घटक, अर्थात जब सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, समाज जो होता है, उनकी अगर मौद्रिक आय बढ़ जाती है, उनकी मौद्रिक आय में अगर वृद्धि हो जाती है तो मुद्रास्फीति देखने को हमें मिलती है। और इसका दूसरा कारण है विद्यार्थियों उत्पादन की मात्रा व पूर्ति घटाने वाले घटक, अर्थात हमने किसी कंपनी को या विभिन्न समाज के व्यक्तियों को पहले पैसे पे कर दिए हैं तो उनके पास आय पहुंच चुकी है, परंतु वो उत्पादन करने में, पूर्ति करने में मुद्रा की तुलना में, आय की तुलना में कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के पास, समाज के पास मुद्रा का स्टॉक हो जाता है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं, जबकि उत्पादन और पूर्ति वो कम रह जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो भी मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। तो आज हम हमारा ये दूसरा जो पॉइंट है उत्पादन की मात्रा में पूर्ति घटाने वाले घटक, इसको आज हम नहीं पढ़ पाएंगे विद्यार्थियों। आज हम जो है इसका पहला जो पॉइंट है विद्यार्थियों, जिसका नाम है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, आज हम मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक जो है इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति के कारण जो है मुख्य दो कारण है, मौद्रिक आय बढ़ाने वाले कारण, दूसरा है उत्पादन की मात्रा में पूर्ति घटाने वाले कारण। हमने पहला लिया है आज इस वीडियो में, पहला मैं यहाँ पर उतार लिया है विद्यार्थियों की जगह मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, अर्थात
व्यक्ति की मुद्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। इसका पहला है विकास व्यय। विकास व्यय का मतलब ये होता है जब सरकार जो होती है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है। अब उस निर्माण के लिए, उस विकास के लिए वो व्यय करती है, और जब ये व्यय होता है वो एक बड़ी धनराशि का व्यय एक साथ करना होता है। जब उन्होंने विकास व्यय किया है, धनराशि का एक बड़ा भाग जो है वो विभिन्न लोगों को, व्यक्तियों को, समाज को दे दिया है, और समाज के विभिन्न व्यक्ति उसे अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी अन्यत्र लोगों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से समाज के विभिन्न व्यक्तियों के पास या हमारे समाज में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि विकास कोई एक दिन में किया जाने वाला कार्य नहीं है कि एक दिन के अंदर विकास कर दिया जाए, परंतु मुद्रा जो होती है उनको एडवांस में दे दी जाती है। विकास तो धीरे धीरे होने वाला है। तो वहां पर मुद्रा अगर एक साथ पहुंच जाती है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो समाज के पास रुपए या पैसे ज्यादा पहुंच जाते हैं, मुद्रा अधिक पहुंच जाती है, जिससे कि मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। दूसरा है युद्धकालीन व्यय। जब संभावना होती है कि हम भारत के किसी अन्य देशों के बीच में युद्ध होने वाला है, तो हमारी सरकार को युद्ध की विभिन्न तैयारियों के लिए पहले से बहुत सारे व्यय करने होते हैं। उनके लिए भोजन व्यवस्था करवानी होती है। समाज के लिए, भारतवर्ष के विभिन्न लोगों के लिए आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके लिए भी पहले से कुछ चीज़ें रिजर्व रखनी पड़ती है। उसके लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, युद्ध सामग्रियाँ खरीदनी पड़ती है, या सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। युद्ध हो या नहीं हो, लेकिन ये तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती है। तो इतनी बड़े लेवल पर अगर तैयारी की जाती है तो उसमें बहुत बड़ी धनराशि जो है समाज के पास ट्रांसफर हो जाती है, उनके पास हस्तांतरण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में समाज के पास मौद्रिक आय जो है वो बढ़ जाती है। और अगर समाज के पास मौद्रिक आय अगर बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है। अर्थात समाज के पास अगर पैसे किसी भी तरीके से बढ़ जाते हैं, किसी भी तरह से समाज में अगर ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा चली जाती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। तो जो तरीके हम देख रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से बाजार में जब समाज के पास मौद्रिक आय बढ़ रही है, अर्थात पैसे बढ़ रहे हैं। तो पहला मैं करता विकास में, इसमें भी मौद्रिक पैसा का जो ट्रांसफर है, मुद्रा का ट्रांसफर समाज के पास हो रहा है। दूसरा जो है युद्धकालीन व्यय, इसमें युद्धकालीन व्यय, अब सरकार व्यय कर रही है तो व्यय क्या करेगी, विभिन्न व्यक्तियों से, डीलरों से सामान परचेज करेगी, खरीदेगी, और डीलर भी उन पैसों का समाज में बांट देगा। किसी न किसी रूप में उनको बांटने पड़ेंगे, सैलरी के रूप में बांटेगा, या उत्पाद के रूप में बांटेगा, या ऋण के रूप में देगा, किसी भी रूप में दे सकता है। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा विद्यार्थियों हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता होती है। अब सरकार को पैसों की आवश्यकता है तो वो क्या करती है, विभिन्न लोगों से, विभिन्न निजी कंपनियों से, विभिन्न बैंकों से लोन ले लेती है। परंतु हीनार्थ प्रबंध में वो अन्य लोगों से लोन नहीं लेती, समाज के सामान्य लोगों से लोन नहीं लेती, विभिन्न बैंकों से लोन नहीं लेती, अपितु वो खुद ही मुद्रा को छापती है और उस छपी मुद्रा का विकास के रूप में सरकार व्यय कर देती है, उपयोग में लेती है। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार पहले समाज से लोन लेने वाली थी, बैंकों से ऋण लेने वाली थी, अब वो लोन तो उन्होंने लिया ही नहीं है, तो वो धनराशि पहले से समाज के पास रिजर्व है, और प्लस जो उन्होंने नई धनराशि छापी है, जो नई मुद्रा छापी है, प्रिंट की है, वो मुद्रा सरकार के पास न रहकर वो भी विभिन्न विकास कार्यों में मुद्रा लगा देगी। तो अर्थात पहले की मुद्रा समाज के पास मार्केट में है ही, और नई मुद्रा जो छापी गई है वो भी मार्केट में रहेगी। तो इस प्रकार से मार्केट में डबल पैसे हो जाएंगे, डबल मुद्रा आ जाएगी, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाएगी। चौथा विद्यार्थियों आरबीआई द्वारा साख निर्माण प्रोत्साहन। अब आरबीआई जो होता है हमारे
भारत का सबसे बड़ा बैंक है, हम ये कह सकते हैं बैंकों का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारा सबसे बड़ा बैंक है, अर्थात बैंकों का बैंक है। इसमें हम सामान्य व्यक्ति खाते नहीं खुलवा सकते हैं। इनमें जो विभिन्न बैंक होते हैं, जो हम व्यवसायिक बैंक जो होते हैं, व्यापारिक बैंक जो होते हैं, वही इनसे में खाते खुलते हैं, वही इनसे लेन देन कर सकते हैं। तो ऐसे जो बैंक होंगे, अगर वो अपनी साख निर्माण की दर जो होती है उसको कम या ज्यादा कर देते हैं, अर्थात सस्ते भाव में लोन उपलब्ध करवा देती है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक जो होंगे इनसे पैसे अधिक मात्रा में लेंगे, क्योंकि साख निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने ब्याज दर को कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को कम कर दिया है। तो व्यापारिक बैंक जो होंगे, वाणिज्य बैंक जो होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वाणिज्य बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे, वहां से रिजर्व बैंक से ज्यादा मुद्रा लेंगे, और ज्यादा मुद्रा लेने के बाद में, क्योंकि कम ब्याज पे पैसे मिल रहा है तो ज्यादा लेंगे, और ज्यादा लेने के बाद में उसी मुद्रा को सामान्य व्यक्तियों को, समाज को लोन में या ऋण के रूप में दे देंगे, जिससे कि समाज के पास ज्यादा पैसे पहुंच जाएंगे। तो अगर समाज के पास अधिक मुद्रा पहुंच गई है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति बन जाएगी। इसलिए आरबीआई द्वारा अगर साख निर्माण को प्रोत्साहित कर दिया जाता है, साख का निर्माण अत्यधिक करना होता है, तो यहाँ पर व्यापारिक बैंक जो है वो साख निर्माण के लिए अत्यधिक राशि जो है आरबीआई से ऋण के रूप में लेती है, कम ब्याज दर पे ले लेती है, और उसको समाज को प्रेषित कर देती है, समाज को लोन दे देती है। इससे विभिन्न समाज के पास लोन की राशि या मुद्रा अधिक पहुंच जाती है, इससे मुद्रा स्फीति जो है ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, करों की छूटें। कई बार हमारी सरकार जो होती है वो करों में छूट दे देती है, अर्थात एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो 500 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने वाली है, उसका टैक्स बनता 500 करोड़ हो गया है। अब सरकार कहती है कि चलो ठीक है, आप हमें 300 करोड़ रुपए केस तत्काल में आप हमें दे दीजिए, तो 200 करोड़ के हम आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। फिर 200 करोड़ की राशि जो बची है, करों में छूट के कारण बची है। अगर सरकार ऐसा करती है तो, हालांकि सरकार ऐसा करती नहीं है, सरकार आप अक्सर क्या करती है, जिस पर 10% की कर लगता था उसे घटाकर 7% कर देती है, तो 3% की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर स्थिति है 200 करोड़ की हो या 3% की हो, समाज के पास एक राशि तो बच जाती है। अब उनको सरकार को राशि देने की या कर देने की, अधिक कर देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो बचा हुआ जो धन है, जो कर की राशि जो बची हुई है, वो सामान्य जनता के पास रह जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण मिलकर एक बड़ी धनराशि बन जाती है जो समाज के पास स्थिर रहती है, जिससे मुद्रा स्फीति का डर बना रहता है या मुद्रा स्फीति हो सकती है। अगला विद्यार्थियों के पास ऋण व ब्याज दर का भुगतान। अब देखेंगे एक बार, हमारी सरकार क्या करती है या बैंक क्या करते हैं, तो बैंकों को अगर कोई किसी प्रकार का आज्ञा मिलती है सरकार से, आप ऋण की वसूली कम कर दो और सामान्य समाज में, मार्केट में ऋण अधिक देना प्रारंभ करो, और ब्याज जो है, अर्थात सरकार ने किसी से पैसे ले रखे हैं, किसी भी संस्थानों से पैसे ले रखे हैं, उधार पैसे ले रखे हैं, सरकार भी ऋण ले सकती है, तो ऐसे ऋण ले रखे हैं तो ब्याज का भुगतान भी कर देती है, अर्थात ऋण की राशि की जो ली है उन्होंने, जो ऋण लिया है उसका भी भुगतान कर रही है और ब्याज का भी भुगतान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ऋण की राशि भी जा रही है, ब्याज का भी भुगतान एक साथ हो रहा है, तो एक जो बड़ी रकम जो होती है वो समाज में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जब समाज में एक बड़ी रकम ट्रांसफर हो जाती है, चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न व्यक्तियों के पास मौद्रिक आय बढ़ जाती है। जब उनकी मौद्रिक आय बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास देखने को मिलता है कि मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पैसे की वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है सार्वजनिक
निजी विनियोग में वृद्धि। चाहे सरकार हो या कोई निजी सेक्टर हो, अगर वो विनियोग में वृद्धि करता है अर्थात वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, तो ये मान लो कि कोई संस्था है, कोई भी संस्था है, वो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो देखेंगे एक बार इसने 1000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो किसी ना किसी रूप से किसके पास आएंगे? समाज के पास आने वाले हैं। समाज मतलब बिल्डर जो होगा वो भी समाज में रहने वाला है, अगर वो सीमेंट खरीदता है वो भी समाज में रहने वाला है, अगर ये कंपनी रॉ मटेरियल खरीदता है वो भी समाज में रहने वाला है। तो सारी इनकम किसके पास आएगी? समाज के पास आएगी। परंतु क्या हमने ये कभी देखा है क्या कि आज के आज पैसे को इन्वेस्ट करे और आज का आज उसे उतना ही लाभ हो जाए या उतना काम कंप्लीट हो जाए? तो काम होने में थोड़ा समय लगता है। अब काम होने को, कार्य पूर्ण होने में समय लगता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 2.5 साल लग सकते हैं, तो कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कार्य पूर्ण होने में समय लगने वाला है, परंतु उन्होंने पैसे जो है वो पहले ही तय कर दिए हैं, विनियोग कर दिए हैं। तो जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक 1000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो समाज में रहेगी। कार्य पूर्ण होने के बाद में दोनों बराबर हो जाएगी, अर्थात हमने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो परंतु समाज ने 1 महीने में 200 करोड़ का ही काम किया है। तो बाकी की जो 800 करोड़ रुपए जो बचे हैं, 800 करोड़ जो बचे हैं वो 800 करोड़ समाज के पास अधिक मात्रा में पड़े हैं। काम तो किया 200 करोड़ का और राशि कितनी पड़ी है? 800 करोड़ और उनके पास पड़ी है, अधिक राशि पड़ी है, तो मुद्रा ज्यादा पड़ी है समाज में। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। जब तक ये 1000 करोड़ रुपए जो है उसका अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, मुद्रास्फीति। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हमने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा है, इसके विभिन्न कारणों के बारे में पढ़ा है। ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना होगा, उससे आपको पूरा ये दोनों वीडियो है इसको एक साथ देखोगे तो आपको पूरी चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी। धन्यवाद विद्यार्थी।